विद्यार्थी मित्रों, अब हम 16वां पाठ पढ़ेंगे, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। 16वां पाठ। भारत में 1947 में आज़ादी प्राप्त करके तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए हमारी सरकार द्वारा आयोजित मार्ग का स्वीकार किया गया था। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद आर्थिक विकास तेजी से हो, ऐसा सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के अमल द्वारा तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करने का कार्य हाथ में लिया था। एक के बाद एक योजनाएं शुरू करना, पर पंचवर्षीय योजना शुरू करना, उसके कारण हमारा आर्थिक विकास तीव्रता से हो, ऐसा पर्याप्त हाथ धरा गया था। इसके लिए वित्तीय नीति, राजकोषीय नीति और औद्योगिक नीतियों की समय से घोषणाएं की गई, परंतु अनेक योजनाओं पूरी हुई तब तक सच्चे अर्थों में आर्थिक विकास साधने में सफलता नहीं मिली। देखो, काफ़ी सारी योजनाओं असफल हुई, इसके कारण असफल के कारण वो योजनाएं पूरी नहीं हुई, इसके कारण ये असफल रहा विकास। परंतु इसलिए सरकार ने असफलता की जांच की। भूतकाल में भी कई भूलों को सुधारने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियों का नया संचालन देने का निश्चित किया। इसके अधीन 1991 में औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास को शोषण बने ऐसा आर्थिक सुधार लागू किया गया। उनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के रूप पहचाने जाते है। देखो, सरकार को उसके कारण वो असफलता हुई, उसकी उन्होंने जांच करवाई। भूतकाल में जो गलतियां की थी उसको सुधारने की उन्होंने भिन्न भिन्न आर्थिक नीतियां भी अपनाई। तो 1991 में उन्होंने आर्थिक विकास शोषण बनने ऐसी आर्थिक सुविधाओं लागू की। उसमें पहली आती है आर्थिक उदारीकरण। सरकार औद्योगिक नीति द्वारा निजी क्षेत्र पर से अंकुश और नियंत्रण में क्रमशः कमी करे और विकास के प्रोत्साहन करे, उसे उदारीकरण नीति कहते हैं। शुरुआत में चरण के उदारीकरण के अधिक जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे वे मुख्यतः निम्नानुसार है। 18 उद्योग सार्वजनिक सहाय के लिए आरक्षित थे। उनमें अलावा अन्य उद्योगों के लिए परवान पद्धति को समाप्त किया गया था। देखो, सरकार के पास पहले 18 उद्योग थे, उसको उन्होंने आरक्षित किया। उसके बाद उन्होंने अन्य कोई उद्योगों पर भी परवान पद्धति प्राप्त की। अभी सरकार ने वो अपने पास खाली 2 ही रखे, रेलवे उद्योग और अणु, वो 2 ही सरकार ने अपने पास रखे और सब निजीकरण को दे दिया है। रेलवे अणु क्षेत्र और संरक्षण के सिवाय सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए है। निजी क्षेत्र के लिए सरकार ने खाली 2 ही अपने पास रखा है और सब निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। उद्योगों के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रथा रद्द कर दिए। पंजीकरण, कोई भी उद्योग करना होता हो तो उसे पहले पंजीकरण करवाना पड़ता था, तो भी वो भी उस सरकार ने रद्द कर दिया है। प्रदूषण न फैले और पर्यावरण के लिए खतरा न हो ऐसे उद्योगों स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को भी रद्द कर दिया है। कोई पहले कैसा था कि कोई भी हमें उद्योग करना हो तो उसमें पहले हमें राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसके अंदर पर्यावरण को नुकसान ना हो, वो प्रदूषण ना फैले, उसकी ध्यान रखनी पड़ती थी। वो भी अभी रद्द करवा दिया है कि अभी हमें केंद्र सरकार से कोई भी उद्योग करना हो तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी जरूरत नहीं है। पर कोई जगह पे बड़ा उद्योग करना हो तो केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए या तो राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। आप देख रहे हो कि ये मोबाइल की कंपनी है, नैनो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, यानी गाड़ियां बनाने की कंपनियां, तो उसको भी सरकार को पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। उसके ऊपर उसको पंचनामा करवाना पड़ता है, उसके बाद ही वो लोग कंपनियां खोल सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं। उदारीकरण से लाभ। उदारीकरण के कारण निजी क्षेत्रों को मुक्त विकास के अवसर प्राप्त हुए, यानी उदारीकरण से निजी जो कंपनियां थी उनको भी सब लाभ होने लगा।
जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। उदारीकरण की नीति को स्वीकार करने से विदेश व्यापार को बल मिलना शुरू हुआ और विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। देखो उदारीकरण की नीति से विदेशी व्यापार में भी लाभ हुआ और विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हुई। विदेश में से हम माल को आयात करते हैं, आयात करने के बाद वो हमें निकास भी करते हैं और आयात भी करते हैं। आयात वो सब करने से विदेशी वस्तुओं पे वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार में वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा के अक्षर में वृद्धि हुई। हम विदेश के साथ व्यापार करते हैं तो विदेश के पैसे, मुद्रा, उसके पैसे में भी वृद्धि होती है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप देश में आंतरिक ढांचागत सुविधाएं बढ़ी, उससे हानि हमने लाभ देखे, अब उससे होने वाली हानि देखते हैं। उदारीकरण से होने वाली हानि, निजी क्षेत्र पर अंकुश घटने के उपरांत एकाधिकारी की बुराई में कमी नहीं हो सकती है। उसके ऊपर अंकुश घटता है, अंकुश घटने के कारण उसमें बुराई कम होती नहीं है। मात्र उद्योग क्षेत्र पर ही ध्यान देने से भारत कृषि क्षेत्र में विकास में पीछे रहा। अब सब लोग उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देने के कारण कृषि क्षेत्र विकास पीछे हो रहा है। आय की असमानता में वृद्धि हुई, पैसे में वृद्धि होने लगी है। आयात बढ़ने से और निर्यात घटने से विदेशी कर्ज में वृद्धि होती है। आयात बढ़ती है, हम वस्तु खरीदते हैं पर हम वस्तु का निकास नहीं करते, इसके कारण विदेशी कर्ज में भी वृद्धि होती है, क्योंकि हमने वस्तु वहाँ से ली। वस्तु लेने के कारण तो हम वस्तु देते नहीं है तो हमें क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। पैसे नहीं हो तो उससे कर्ज बढ़ता है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, निजीकरण। निजीकरण अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके राज्य में स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्र को सौंप दी जाती है। निजीकरण दो मार्गों से होता है। देखो, या तो क्या करते हैं कि ऐसी प्रक्रिया राज्य के स्थापित औद्योगिक साहस यानी मालिक को दी जाती है, या तो संचालन को दी जाती है। पहला जो क्षेत्र सार्वजनिक साहसों के लिए आरक्षित हो वे क्षेत्र निजी विभागों के लिए खुले रखते हैं। जो आरक्षित क्षेत्र में होता है उसे निजी विभागों के लिए वो खुले रखे जाते हैं। और दूसरा, राज्य के स्वामित्व कंपनियों की मालिक राज्य अपने पास रखे और संचालन निजी कंपनी को सौंप देते हैं, अथवा संचालन राज्य अपने पास रखे तो मालिक निजी कंपनी को सौंप देते हैं। देखो, राज्य क्या कंपनी मालिक को राज्य के पास रखते हैं तो संचालन निजी कंपनी को सौंप देता है, या तो संचालन राज्य के पास रखते हैं तो मालिक निजी कंपनी को सौंप देते हैं। उससे होने वाले लाभ, निजीकरण की नीति के कारण देश में उद्योग क्षेत्र की उत्पादन इकाई की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई। देखो, उसके कारण देश में उद्योग बढ़े। उद्योग बढ़ने के कारण उसकी इकाई में वृद्धि हुई है। निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। पूंजी यानी पैसे में वृद्धि हुई है और वस्तु के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। उससे होने वाले हानि, निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, जिसे एकाधिकार को वेग मिला है। एकाधिकार एक ही वस्तु पर वेग मिला है। निजीकरण के से छोटे उद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सकता है, मात्र बड़े उद्योगों को ही लाभ मिलता। छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं उसको अच्छा लाभ मिलता नहीं होता है निजीकरण के कारण, पर बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उसको अच्छा लाभ मिलता है। निजीकरण के कारण मूल्य नियंत्रण में नहीं रहते, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या खड़ी हुई है। निजीकरण जो कंपनी होती है उसमें मूल्य का माप नहीं रहता है। मूल्य की वृद्धि हो तो उसमें समस्या आती है। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अर्थात देश के अर्थतंत्र को विश्व के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, यानी देश को विश्व के साथ, जैसे कि हमारा भारत देश है उसको विश्व यानी हर एक देशों के साथ जोड़ना होता है, जिसके कारण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी और श्रम का प्रवाह विश्व में सरलता से प्राप्त हो सके, वस्तु प्राप्त हो सके। देखो, हमारे पास
हम चीनी बेचते और पेट्रोल लेते, सोना लेते, तो हमारे पास वो है ही नहीं, तो हम उसकी हम आयात करते हैं कोई वस्तु की, तो ही हमारा निकास होता है। तो उसे वस्तु की आप-ले करना, सेवाओं की आप-ले करना, बराबर, श्रम का प्रवाह से विश्व सरलता से प्राप्त, सब कुछ सरलता से प्राप्त हो सकता। वैश्वीकरण में मुख्यतः निम्नानुसार हाथ में लिए गए। दो देशों के बीच व्यापार से अवरोध दूर होता है। दो देश हो उसके बीच व्यापार करना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना कि जिसे दो देशों के बीच पूंजी की हेरफेर आसानी से हो सके। हमें ऐसा निर्माण करना है कि हम दो देशों के बीच पूंजी की हेरफेर हो सके। पूंजी यानी पैसे की हेरफेर हो सके। खैर कि हमने वहीं से वस्तु खरीदी तो हम उसे पैसे देते हैं, और उन्होंने यहाँ से वस्तु खरीदी तो वो लोग हमें पैसे देते हैं, तो हेरफेर पैसे की यानी पूंजी की हेरफेर रहती है। टेक्नोलॉजी के आयात निकास के अवरोध दूर करना, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का आयात निकास मुक्त रूप से करना। कोई भी देश हो उससे आयात निकास संपूर्ण रूप से मुक्त करना, यानी हम कोई चीज वस्तु बेचते हो तो उससे अलावा हम उनसे कोई चीज वस्तु खरीदते हैं। उसके बाद विश्वकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव भारतीय अर्थतंत्र पर मिश्र प्रभाव पड़ता है। कुछ लाभ तो कुछ हानियां भी होती है। तो उससे लाभ, वैश्वीकरण के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। हम जो वस्तु बेचते हैं तो हमें विदेशी पूंजी यानी विदेशी पैसे मिलते हैं। वैश्वीकरण द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न होने वाली वस्तु आसानी से प्राप्त हो सकती है। देखो, हमारा देश विकासशील देश है, तो कोई भी वस्तु हमें चाहिए तो हमें आसानी से मिल सकती है। हम देखते हैं कि गांव में और शहर में, तो हमें शहर में हर एक प्रकार की वस्तु मिलती है, और गांव में हमें जो चीज वस्तु चाहिए वो मिलती नहीं है, तो हमें वो शहर से मंगवानी पड़ती है। तो वो ऐसा है कि वैश्वीकरण से विकसित देशों में हर एक चीज वस्तुओं को मिल सकती है। वैश्वीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। भारत हमारा विकासशील देश होने लगा है, इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में टिका रहा है। उससे होने वाले हानि, वैश्वीकरण से गरीबों और बेरोजगारी समस्या हल करने में इच्छित सफलता नहीं मिली। देखो, वैश्वीकरण के कारण गरीब और बेरोजगार गरीब तो आपको पता है कि जो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, गरीब परिस्थिति। पर बेरोजगारी माने क्या कि जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको कोई जॉब नौकरी वगैरह सब नहीं मिलती है, उसे बेरोजगार कहते हैं। विकासशील देशों को निर्यात बुद्धि द्वारा जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकता है। उनके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो जैसे उनकी पढ़ाई होती है उसके आधार पर उनको पैसे नहीं मिलते, लाभ नहीं मिलता है, उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलता है। वैश्वीकरण का लाभ बड़े उद्योगों को अधिक मिलता है, जबकि छोटे उद्योगों को लाभ कम मिलता है। बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, पर छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे उद्योगों को लाभ ज़्यादा मिलता नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्वव्यापक संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था WTO शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्नानुसार है। देखो, एक संस्था खोली गई है 1 जनवरी 1995 में, और वो संस्था स्विट्जरलैंड में रखी गई हुई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आई गई है। तो वो संस्था के वो उद्देश्य निम्नानुसार है। पहला उसका उद्देश्य देखेंगे, विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना। कोई भी देशों के साथ व्यापार के अवरोध दूर करना है। तो विदेश व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। तो विदेश व्यापार के साथ देश के उद्योगों को दूर करना। विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना। विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना। विश्व में कभी कभी
होने वाले उत्पन्न, कोई भी व्यापार धंधे में होने वाले झगड़े उसको दूर करना है। उसके कार्य देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। बहुराष्ट्रीय व्यापार और उसके जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाया जाता है। तो हमने कोई उद्योग शुरू किया, तो उद्योग शुरू करने के बाद उसके करार होते हैं कि करार आवश्यक ढांचा बनाना पड़ता है। ढांचा बनाने के बाद वो करार लागू किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुए चर्चा विचारणा और वार्ता के लिए फोरम यानी चर्चा के लिए स्थान के रूप में कार्य करना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी उद्योग शुरू करना हो तो उसके ऊपर चर्चा विचारणा करना चाहिए। WTO भेदभाव बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए। भिन्न भिन्न देशों जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। देखो क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय नीति अनुकरण भी करता है, अनुकरण करने के बाद उसको अवलोकन भी करता है और उसको नया प्रोत्साहन भी देता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उसको प्रोत्साहन देता है। विद्यार्थी मित्रों, अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु।